नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ थी, तो आज की क्लास में हम 27 और 28 इन दो दिनों के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है क्योंकि 2 दिनों का करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, जब भी आप करंट अफेयर्स की क्लास को अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठा नहीं भूलें, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के दौरान मैं उस पॉइंट से संबंधित जिसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट्स को आपको बताती हूँ जहां से संबंधित क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को, उन फैक्ट्स को नोट डाउन करिए, उनका रिवीजन करते रहिए। और जैसा कि मेरी हमेशा पूरी कोशिश रहती है कि कोई भी जब हम बात डिस्कस कर रहे हो करंट अफेयर्स से संबंधित, तो उसके हर पहलू को, उसके हर एक डायमेंशन को टच करें, ताकि जब भी अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ये ना सोचो कि ये क्या, ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, हर एक चीज के बारे में आप जब देखो तो ऐसा लगे कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी, इसका आंसर माइट भी ये हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पूरी कोशिश रहती है कि हर एक डायमेंशन को आप टच करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए आप सभी लोग और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड जो भी क्लास होगी, जो भी वीडियोस होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम से मिलता रहेगा और आपकी क्लास कभी मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने कौन सा साउंडिंग रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया गया है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा। और इस साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शंस खुले हुए ABCD। वीडियो को पॉज करिए, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करिए। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है RS-200 जो कि एक साउंडिंग रॉकेट है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसने जो है RS-200 जो कि साउंडिंग रॉकेट है, इसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसी लॉन्चिंग के साथ देखा जाए ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक और गौरव का विषय रहा है। ये देखा जाए ये जो RS-200 है, इसको तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से जो है लॉन्च किया गया है और ये देखा जाए लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण रहा है। ठीक है, RS-200 रॉकेट का। ठीक है, एक तरीके से जब इसके लॉन्च इसको किया जा रहा तो इस पल जो कि एक गौरव का विषय रहा है, देश के लिए एक ऐतिहासिक विषय रहा है। इस दौरान देखा जाए तो वहां पे भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ ही साथ इसरो के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सोमनाथ, और कुछ और भी महत्वपूर्ण शख्स वहां पे मौजूद थे इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए। यहाँ पे जो इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पहली बात किया है RS-200 के बारे में, इसकी जो सफल उड़ान ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से उड़ान भरी है। ठीक है, कहां से? तो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इस रॉकेट के बारे में बात किया जाए जो कि एक विशेषाधिकार प्राप्त उपकरण के रूप में इसे प्रयोग किया जाएगा। तो इसको देखा जाए तो एक तरीके से कहाँ इसका प्रयोग होगा, तो जो मौसम विज्ञान शाखा है, खगोल विज्ञान, और साथ ही साथ देखा जाए जो अंतरिक्ष भौतिकी की कई तरह की शाखाएं है, वहां पे इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो है 200वां साउंडिंग रॉकेट RS-200 का सफल प्रक्षेपण किया गया। कहां से? तिरुवनंतपुरम के थुम्बा तट से किया गया। ठीक है, और ये लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण था जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक और गौरव का विषय रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 से 25 तक के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। देखिए, कमीशन है जिसका नाम है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं उनमें जो मापदंड होता है वो इस कमीशन के द्वारा तय किया जाता है और इसकी उपाध्यक्षता किस देश ने जीती है 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए। ठीक है, ऑप्शंस भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, चीन है। वीडियो को पॉज करें, कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करें। जिन्हें आंसर आता है वो भी आंसर करें, इससे उनका एक तरीके से रिवीजन होगा। और जिन्हें आंसर नहीं आता है सेशन को ध्यान से देखें, आंसर देख ले। देखिए कौन है हमारा प्यारा देश भारत जो है वो 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में जीत हासिल किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन से 2023 से 25 का आने वाला जो काल है, यहाँ पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष। और साथ ही साथ देखा जाए
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष पद पे जीत हासिल की। दो चीजों पे भारत ने जीत हासिल किया है। कौन कौन सा? एक तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में, वही बात किया जाए तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत ने जीत हासिल की है। और ये कार्यकाल देखिए कब से कब तक है, तो 2023 से 25 के लिए है। यहाँ पे एक बैठक की गई थी और जब बैठक में जो है वोटिंग हुई, जहां पे भारत ने वोट जीत हासिल किया है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की जो बैठक हुई थी वो अमेरिका के एक शहर है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को, वहां पे हुई थी। और इसमें जितने भी मेंबर्स थे इस कमीशन के, उन्होंने वोट किया और सभी सदस्यों ने मतदान किया और सर्वाधिक मतों के साथ भारत जो है जीता है। यहाँ पे जो भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है वो महेंद्र, यहाँ पे ठीक है, विमल महेंद्र के द्वारा किया जा रहा है। तो विमल महेंद्र जो है वो भारत के प्रतिनिधित्व करने के लिए आईसीसी के उपाध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो भारत की तरफ से उपाध्यक्ष कौन होगा? तो विमल महेंद्र जी होंगे। ठीक है, यहाँ पे बात किया जाए इस कमीशन के बारे में, इंटरनेशनल टेक्निकल कमीशन की बात दोस्तों किया जाए तो इसकी जो स्थापना की गई थी ये 1906 में किया गया था। और एक तरीके से मैंने बताया जितने भी इलेक्ट्रिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जितनी भी तकनीकी हो गई, उस पर एक तरीके से पूरा एक मापदंड, ठीक है, उनका मानक तैयार करना, उनका किस तरीके से पब्लिकेशन यानी कि प्रकाशन होना, तो इन सारी चीजों पर एक तरीके से ये मानक संस्था मानक तय करती है। तो दुनिया की ये अग्र संस्था है, संगठन है, किससे संबंधित? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो मापदंड तैयार करने के लिए। ठीक है, इसमें देखा जाए तो यहाँ पे इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन में देखा का जो सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय कौन होता है? मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड होता है। ठीक है, जो कि तकनीकी नीतिगत विषयों का जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इसकी स्थापना है। ठीक है, और भारत चूंकि इस वर्ष से यहाँ पे भारत ने इस कमीशन के उपाध्यक्ष के रूप में भारत ने जीत दर्ज किया है 2023 से 25 के कार्यकाल के लिए। और उपाध्यक्ष के रूप में कौन होंगे यहाँ पे? तो विमल महेंद्र जो होंगे। ठीक है, इसका प्रतिनिधित्व करेंगे भारत की तरफ से। ठीक है, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर भी देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, देखिए अभी हम लोग इधर लगातार नियुक्तियां देख रहे हैं, कई देशों के बारे में हम लोगों ने देखा जहां पे नए राष्ट्रपति, नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। और अभी हाल फिलहाल में देखा जाए अनवर इब्राहिम भी है प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो उसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है सी है। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अनवर इब्राहिम। आइए इनके बारे में देख लेते हैं, स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो वहां मलेशिया के जो राजा है जिनका नाम है सुल्तान अब्दुल सुल्तान अहमद शाह, इन्होंने नियुक्त किया है अनवर इब्राहिम को मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में। और ये प्रधानमंत्री के रूप में 10वें, ठीक है, इनका क्रम देखा जाए तो ये 10वें प्रधानमंत्री हैं कहाँ के? मलेशिया के। ठीक है, चूंकि इनका एक गठबंधन है जिसका नाम है अलायंस ऑफ होप। ठीक है, अलायंस ऑफ होप ने देखा जाए कितनी 82 सीटें जीती हैं, लेकिन देखा जाए ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में असफल रहे अनवर इब्राहिम, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए कुल कितनी सीटें चाहिए थी? तो 112 सीटें चाहिए थी। ठीक है, पूर्ण बहुमत सरकार के लिए, लेकिन ये जो गठबंधन है वो सिर्फ 82 सीटों के साथ ही सरकार बना पाया। ठीक है, मलेशिया की बात करते हैं, मलेशिया की। ठीक है, जो दक्षिण एशिया का एक देश है। ठीक है, और यहाँ पे जो है साउथ ईस्ट एशिया का ये देश है मलेशिया। और इसकी जो कैपिटल आप देख सकते हैं दोस्तों, कुआलालंपुर इसकी कैपिटल है। और इसकी जो मुद्रा है वो मलेशियाई रिंगिट जो है वो इसकी मुद्रा है। ठीक है, आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय वायु सेना द्वारा वार्षिक आपदा राहत अभ्यास समन्वय आयोजित कर रहा है या फिर किया जा रहा है कहाँ पे? तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए समन्वय 2022 अभ्यास है जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। और ये एक आपदा राहत अभ्यास है कि आपदा के दौरान जो है जो वायुसेना के द्वारा जो सहायता पहुंचाई जाती है, राहत पहुंचाया जाता है, उसी का ये अभ्यास है। और इस वर्ष जो है आयोजित किया जा रहा है दोस्तों कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में। ठीक है, आगरा में किया जा रहा है समन्वय अभ्यास 2022। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भारतीय वायुसेना है जो कि 28 से लेकर के 30 नवंबर, जो कि आखिर ये जो समन्वय अभ्यास है जो भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये 28 यानी कि आज से शुरू होगा और 30 नवंबर तक चलेगा। 3 दिवसीय ये अभ्यास है। और ये भारतीय वायुसेना स्टेशन जो कि कहाँ? आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ
HADR अभ्यास, ध्यान रखिएगा ये अभ्यास है। समन्वय अभ्यास क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत ये अभ्यास है समन्वय, जो कि भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 2022 का जो किया गया है वो आगरा, यानी कि जो भारतीय वायुसेना स्टेशन आगरा है वहां पे किया गया है, किया जा रहा है। कहां से? 28 से लेकर के 30 नवंबर के बीच में। अभ्यास का देखिए उद्देश्य क्या है? संस्थागत आपदा प्रबंधन, अवसंरचना और आकस्मिक उपायों के प्रभाव का आकलन करना। ठीक है, कि अगर कोई भी ऐसी आकस्मिक घटना घट गई, ठीक है, उस दौरान जो है या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई तो उस दौरान किस तरीके से नागरिकों को राहत पहुंचाया जाए, व्यक्ति लोगों को राहत पहुंचाया जाए, ये एक तरीके से अभ्यास है। ठीक है, चूंकि मैंने बात की ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास है, इसमें भारत के कई विभिन्न हितधारक और साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन देशों, जो एशियाई यानी कि आसियान देश हैं, उनके जो प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। ठीक है, आसियान देशों के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी, एक मल्टी एजेंसी अभ्यास शामिल होगा। इसमें देखा जाए विभिन्न HADR, ठीक है, HADR परिसंपत्तियों के स्थिर और उड़ान प्रदर्शन तथा टेबल टॉप अभ्यास शामिल होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बेसिकली देखा जाए आपसे जो पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के द्वारा समन्वय अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आगरा में किया गया है या फिर किया जा रहा है अभी देखा जाए तो। और इसमें देखिए आसियान देशों के भी प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम लोगों ने बात किया आसियान देशों के बारे में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जो आसियान जो संगठन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इस संगठन को किस डिक्लेरेशन के द्वारा जो है बनाया गया था। लगातार हम लोगों ने इस बारे में बात किया था। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के संगठन, अभी देखिए मलेशिया के बारे में बात किया, वो भी इस संगठन का सदस्य है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि हाल ही में भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया। ठीक है, देखिए अभी भारत, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, भारत का जो रक्षा विभाग है, जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, वो लगातार आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ देखा जाए सिर्फ आत्मनिर्भर बल्कि हमारे जो सैनिक है, हमारे जो सोल्जर्स हैं, उनको जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे भी लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मिसाइल है, उनको ना सिर्फ उनको लेस बल्कि इवन हम स्वदेशी रूप से उनको निर्मित यानी कि इंडिजिनियसली तरीके से उनको डेवलप करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर और साथ ही साथ स्वदेशी तकनीकी। इसी क्रम में देखा जाए भारत ने अभी परमाणु मिसाइलों यानी कि परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम अग्नि सीरीज की मिसाइल में अग्नि जो 3 है उस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कहां से? उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से या फिर केरल से। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। ठीक है, पूर्व का एक देश, पूर्वी तट पे स्थित एक राज्य, माफ करिएगा, ठीक है, देश निकल गया। अच्छा, कुछ बच्चे ना कुछ शब्द भी निकल जाए उसका बड़ा इशू बनाते हैं। बच्चा थोड़ा सा ना बट दिमाग थोड़ा सा जो एनर्जी है वो सही जगह लगाया करो। कभी भाई बोल रहा है इंसान, कभी निकल गया तो उसको लेकर के इतना मुद्दा नहीं आप लोग बनाया करो, आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, टीचर्स हैं हम लोग भी, एज अ ह्यूमन है, रोबोट नहीं है। तो मैनुअल वर्क यानी कि इंसानों से ही गलती होती है, मुझसे भी गलती हो जाती है। मैं कोई सब परफेक्ट नहीं हूँ और परफेक्ट हो भी नहीं सकती, क्योंकि परफेक्ट तो पता एक ही है, वो है कुदरत है। तो थोड़ा सा कभी शब्द निकल जाए तो उस पर विशेष ध्यान मत दिया करो। ठीक है, मेनली आपको क्या चीजें प्रोवाइड की जा रही है, चीजें सही है कि नहीं, उस पर विशेष ध्यान दिया करिए। जहां पे कभी बहुत मेजर मिस्टेक रहती है उसको करेक्ट करवा दिया जाता है। तो यहाँ पे जो भारत का जो उड़ीसा राज्य है वहां पे APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। ठीक है, वहां से मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान रखिएगा, अग्नि 3 जो है ये जो अग्नि सीरीज है ये बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 3 की बात करें तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। कहां से? उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यहाँ पे देखा जाए तो ये सफल परीक्षण सामरिक बल कमांड के तत्वाधान में किए गए नियमित उपयोगकर्ता प्रशिक्षण के अंतर्गत किया गया है। देखिए अग्नि जो है, अभी तक अग्नि श्रृंखला की जो है 5 मिसाइलों को डेवलप किया गया है। इसमें से देखा जाए अग्नि 1 जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है, अग्नि 3 जिसको अभी प्रक्षेपण किया गया, देखिए कहीं 3000 है, कहीं पे 3500 है। ठीक है, वहीं अग्नि 4 की बात करें तो 4000 और अग्नि 5 देखा जाए 5000 जो है सबसे लंबी मारक क्षमता वाली जो मिसाइल कौन सी? अग्नि 5 है, जिसकी मारक क्षमता दोस्तों कितनी है? 5000 किलोमीटर। बहुत लंबा इसका एक तरीके से काफी, इसके जद में देखा जाए तो लगभग पाकिस्तान और चीन के भी कई सारे क्षेत्र इसमें आ सकते हैं। ठीक, और हम लोग अभी ना कुछ दिन के पहले हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल के भी बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो अग्नि मिसाइल है और साथ ही साथ जो क्रूज मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस के साथ भारत को देखा जाए इस समय आसानी से 30 से लेकर के लगभग
5000 किलोमीटर के बीच के लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। ठीक है, ब्रह्मोस, साथ ही साथ देखा जाए तो अग्नि। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें दोस्तों तो ये 300 से 30 से लेकर के 300 किलोमीटर के लक्ष्य को भेज सकती है, बिल्कुल सटीक निशाने के साथ। वहीं पे बात किया जाए अग्नि, देखा जाए तो उससे भी आगे दूरी का ध्यान रख सकती है। जैसा कि हम लोगों ने अग्नि 5 को देखा, लगभग इसकी मारक क्षमता कितनी है, 5000 किलोमीटर तक है। ये काफी देखा जाए इसके निशाना काफी सटीक रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अग्नि 3 का जो सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है, कहां से, भारत के उड़ीसा जो है उसमें एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। मुझे बताइए जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है इसका पूर्व में क्या नाम था? ठीक है, और फिर इसे बाद में नाम दिया गया। हमारे जो मिसाइल मैन है एपीजे अब्दुल कलाम और साथ ही साथ पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके नाम पे नाम रखा गया। तो पहले इसका नाम क्या था, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? ठीक है, शिमला, गांधीनगर, भोपाल या फिर उदयपुर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान का शहर है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर जो है भारत की पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करने जा रहा है। कब से लेकर के दोस्तों? 4 से लेकर के 7 दिसंबर के बीच में करने जा रहा है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उदयपुर मैंने पहले ही बात किया, ये राजस्थान का शहर है और इसी शहर में 4 से लेकर के 7 दिसंबर तक भारत में पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी की जाएगी। देखिए जैसा कि आपको पता है वर्ष 2022 का जो G20 की बैठक हुई है वो इंडोनेशिया में हुई है। ठीक है, तो G20 की मेजबानी इस बार किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा दोस्तों किया गया है? इंडोनेशिया के द्वारा। और इस बैठक में, इस सम्मेलन में जो है G20 जो संगठन, जो सम्मेलन था उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिरकत किया था। उस दौरान देखा जाए जो वहां के राष्ट्रपति, जो वहां के प्रमुख रहे इंडोनेशिया के, उन्होंने इस सम्मेलन के दौरान फिर भारत को जो है G20 की सम्मेलन की अगली जो अध्यक्षता है उसका उन्होंने कार्यभार सौंपा एक तरीके से। तो भारत ने जो है इंडोनेशिया से अध्यक्षता जो है प्राप्त की है, इंडोनेशिया से भारत ने वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, तो जैसा कि वर्ष 2023 के सम्मेलन की G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण किया है और ये जो है 1 तारीख यानी कि 1 दिसंबर से भारत जो है औपचारिक रूप से इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोगो, इसका थीम, इसका विषय G20 का पूरा उन्होंने जो है जारी किया था। और जैसे उसके पहले जब भी देखिए G20 मीटिंग जब होती है तो उसके पहले जो है एक शेरपा मीटिंग की जाती है। तो यहाँ पे जो शेरपा होते हैं क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेरपा देखा जाए जितने भी देश होते हैं उनके प्रमुख के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव या प्रमुख एक तरीके से प्रतिनिधित्व या व्यक्तिगत दूत के रूप में होते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो क्या करते हैं कि अगली मीटिंग में कौन कौन सी चीजें जो डिस्कस की जाती है उसका पूरा मापदंड, उसकी पूरी रूपरेखा वो तैयार करते हैं इस मीटिंग के दौरान। ठीक है, तो जो भारत में जो अभी जैसा कि G20 की 2023 की मेजबानी भारत कर रहा है, तो पहली बार G20 शेरपा बैठक की मेजबानी भी भारत करने जा रहा है। और कहां पे होगी ये G20 शेरपा मीटिंग जो होगी, ये राजस्थान के उदयपुर शहर में होगी। ठीक है, तो हमने बात किया शेरपा क्या होते हैं। तो जितने भी समूह सदस्य हैं, जो G20 के जो सदस्य देश हैं, उनके नेताओं के ये व्यक्तिगत दूत होते हैं, ये आते हैं, मतलब एक तरीके से पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और ये उन विषयों का एक तरीके से मापदंड, एक तरीके से रूपरेखा तैयार करते हैं जिनके बारे में अगली जो है सम्मेलन किया जाएगा। इस वर्ष जो है यहाँ पे जो है G20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो भारतीय शेरपा जो है जिनका नाम है अमिताभ कांत। ठीक है, ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रहे, इनके द्वारा अध्यक्षता की जा रही है। और जैसा कि भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। किस देश है दोस्तों? इंडोनेशिया से। ठीक है, और भारत जो है एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाली G20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा। ठीक है, तो पूरा जितना भी एजेंडा रहेगा वो इस बैठक में तय किया जाएगा और जिसकी मीटिंग जो होने जा रही है कब? सितंबर 2023 में। ठीक है, भारत की अध्यक्षता में G20 में बार बार रिपीट करें, बार बार आपको तैयार हो जाए। ठीक है, तो चूंकि उदयपुर की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान के उदयपुर में भारत जो है पहली बार शेरपा मीटिंग को आयोजित कर रहा है। अमिताभ कांत अध्यक्ष रहेंगे, इस पूरे मीटिंग की शेरपा अध्यक्ष रहेंगे। और तो हम बात कर लें उदयपुर की भी। उदयपुर देखिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी राजपूत शासक थे, जिन जो सिसोदिया राजवंश से थे, जिनका नाम था उदय सिंह द्वितीय, इन्हीं के नाम पे उदयपुर बसाया गया है। कब बसाया गया दोस्तों? 1559 में बसाया गया। उदयपुर को देखा जाए झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, इसके चारों तरफ झील है। तो इस शहर के चारों तरफ देखा जाए दोस्तों 7 झीलें हैं, इसलिए इसको झीलों का शहर कहा जाता है। कौन कौन सी झीलें हैं ये हम देख सकते हैं, जैसे कि फतेह सागर झील,
पिछौला झील, स्वरूप सागर झील, दूध तलाई बड़ी झील जिसे जियान सागर के नाम से जानते हैं, उसी तरह से राजसमंद, जयसमंद जिसे हम देवर झील के नाम से जानते हैं, फिर उदय सागर झील। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं, और ये कह देगा, ऑप्शन दे देगा उदयपुर। ध्यान रखिएगा, इन झीलों के भी नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि उदयपुर इस समय इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है, क्योंकि शेरपा मीटिंग करने जा रहे हैं और भारत आपने पहली बार जो है G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापना की मंजूरी दी है। राज्य में कुल कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी, ठीक है। तो देखिए अभी हाल फिलहाल में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज इन 3 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापना की मंजूरी दिया है। इसके पहले भी किन्हीं जिलों में इस प्रणाली की स्थापना की जा चुकी है। तो अब टोटल कितने जिलों में जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित हो गई है उत्तर प्रदेश में? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A7, ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट में होगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखा जाए जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की एक बैठक हुई थी, उस बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, यहाँ पे जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो इसकी मंजूरी दे दी गई है इस बैठक में, जिसकी अध्यक्षता योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। ये निर्णय जो लिया गया है इन जो 3 जिलों में ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित की जाएगी, इसके पीछे जो निर्णय का कारण था, एक तो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये अपने आप में एक चुनौती है। साथ ही साथ इन जिलों में महत्व और बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे बेहतर पुलिस व्यवस्था रहे, कानून व्यवस्था अच्छे से रहे, साथ ही साथ जनसंख्या की जो वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। अब टोटल जैसा कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में देखा जाए 7 जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी। अभी देखिए अभी 3 जिले जिसमें से हम लोगों ने देखा आगरा हो गया दोस्तों, और फिर यहाँ पे गाजियाबाद और प्रयागराज। इसके पहले देखा जाए वर्ष 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी में ये प्रणाली स्थापित की गई थी, और उसके एक साल पहले यानी कि जनवरी 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर जहां पे नोएडा स्थित है वहां पे ये प्रणाली लागू की जा सकी थी। तो 7 जिले कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका देखा जाए कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, और अभी 3 जिले कौन से शामिल हुए? आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। ये 7 जिले आपको पता होने चाहिए जहां पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित की गई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये तीसरे वैश्विक मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पे। तो इसका आयोजन किस देश में किया गया है? कतर, सऊदी अरब, ओमान या फिर इजराइल? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ओमान में किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो ओमान में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है ओमान। यहाँ पे भारत की तरफ से जिन्होंने भाग लिया तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार ने इसमें यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट यानी कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध पे जो तीसरा वैश्विक सम्मेलन हुआ है इससे भारत की तरफ से इन्होंने डॉक्टर भारती प्रवीण प्रवार ने भाग लिया। इस वर्ष जो है इसकी थीम क्या थी? तो द AMR पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन, ठीक है, ये थीम याद रखिएगा। द AMR पेंडेमिक फ्रॉम पॉलिसी टू वन हेल्थ एक्शन इस वर्ष की थीम थी। इस सम्मेलन में देखा जाए तो जो रोगाणु रोधी प्रतिरोधक पर जितने भी नीति निर्माता है, जो प्रमुख वैश्विक विशेषज्ञ हैं, निजी क्षेत्र है, नागरिक समाज, इन सभी के प्रतिनिधियों ने एक साथ भाग लिया और इससे संबंधित यानी कि रोगाणु रोधी प्रतिरोध पर चर्चाएं की, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी जो है निर्णय लिया गया इस दौरान कि किस तरीके से जो है रोगाणु रोधी प्रतिरोध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, ये इस मीटिंग के दौरान इसमें चर्चा की गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओमान में किया गया है। आइए ओमान के बारे में भी देख लें दोस्तों।
ओमान देखा जाए तो इसके जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप लगा है ओमान से, और यहाँ पे देखा जाए ये ओमान जिसकी देखिए जो सीमा है वो दो देशों से, यानी कि यूनाइटेड, दो नहीं 3 देशों से, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, साथ ही साथ देखा जाए सऊदी अरब और यमन से अपनी सीमा को साझा करता है ओमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओमान का देखिए यहाँ पे भी क्षेत्र है, यहाँ पे पर्सियन गल्फ हो गया और स्ट्रेट ऑफ, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान हो गया, और इन दोनों को जोड़ कर रहा है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कई बार हम लोगों ने चर्चा किया है, और ओमान को ईरान से अलग करता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है, जिसको पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ऐड कर रहा है। अगर हम बात करते हैं ओमान, जिसकी कैपिटल दोस्तों मस्कट है, ये गल्फ ऑफ ओमान की तरफ इसकी कैपिटल स्थित है, और इसकी जो मुद्रा है वो ओमानी रियाल है। पूरी तरीके से राजशाही व्यवस्था ओमान में। यहाँ के सुल्तान की बात करें तो हैथम बिन तारिक अल सईद यहाँ के सुल्तान है। चांसलर की बात किया जाए तो फहद इब्न मोहम्मद अल जैद यहाँ के जो है चांसलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओमान राजधानी क्या है दोस्तों? मस्कट है। 3 देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, यूएई, सऊदी अरब और यमन से। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 5 विश्व कप में गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बने। आइए इनके बारे में देख सकते हैं। स्क्रीन पे इनकी तस्वीर है क्रिस्टियानो, और ये जो कि फुटबॉल जो है टीम किसकी, पुर्तगाल की, उस फुटबॉल टीम के ये कप्तान है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और ये जो कि जो फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 हो रहा है कतर में, वहां पे इन्होंने 5वें संस्करण में 5 गोल करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने कई लोगों का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिसमें से देखा जाए इन्होंने रोनाल्डो ने देखा जाए तो रोनाल्डो ने पेले और जर्मनी के यूवे सिलर हैं, और साथ ही साथ मिस्लेवा क्लोज को इन्होंने पीछे छोड़ा है। और इन लोगों को देखा जाए इन्होंने 4 विश्व कप में स्कोर किया था, और ये 5 विश्व कप में स्कोर करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रोनाल्डो। ठीक है, इनके बारे में बात की है, चूंकि अभी हम लोगों ने बात किया कतर में आयोजित किया गया है इस वर्ष का फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, और इन्होंने ये जो गोल किया है, ये जो इतिहास इन्होंने बनाया है, वो घाना के खिलाफ मैच में 65वें मिनट में रोनाल्डो ने पेनल्टी के तहत गोल दाग करके इतिहास बनाया। ठीक है, घाना के खिलाफ इन्होंने बनाया था। ओवरऑल अगर इनका गोल देखा जाए इनके पूरे करियर का, तो ये 118वां अंतरराष्ट्रीय गोल रहा है रोनाल्डो का, और ये अंतरराष्ट्रीय गोल के भी मामले में नंबर 1 खिलाड़ी है। ठीक है, क्रिस्टियानो के बारे में बात किया जाए तो इससे पहले इन्होंने वर्ष 2006, 2010, 2018 फीफा वर्ल्ड कप में भी गोल दाग चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये एक तरीके से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप में 5 जो है एक तरीके से विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये पुर्तगाल टीम के फुटबॉल टीम के ये कप्तान हैं। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि इस बार का ये जो लोगो रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, जो थीम रही वो क्या है? चलिए आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये नियुक्ति से संबंधित, अपॉइंटमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? माफ करिएगा, ये अवार्ड से संबंधित है। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फिक्की के द्वारा। किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है राजेंद्र सिंह को दिया गया है। ठीक है, तो बी आंसर आपका करेक्ट है, और स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा, फिक्की के द्वारा जो है राजेंद्र सिंह पवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ये अध्यक्ष रहे एनआईआईटी के, ये अध्यक्ष साथ ही साथ संस्थापक हैं। तो इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार समारोह नई दिल्ली में 8वें उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कारों में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसी दौरान इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने यह पुरस्कार जो प्राप्त किया है वो आईटी प्रशिक्षण उद्योग बनाने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका योगदान रहा है, जो अनुकरणीय कार्य रहा है, उन कार्यों को सम्मानित करने के लिए फीफा के द्वारा इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, किसे? राजेंद्र सिंह पवार को यह पुरस्कार दिया गया है फिक्की के द्वारा। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। अब चूंकि बात करें फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बारे में, तो इसकी स्थापना दोस्तों जो हुई थी वो 1927 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और यहाँ के जो वर्तमान फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है संजीव मेहता, जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में। ठीक है,
फैक्ट सैटरडे काफी इंपॉर्टेंट होता है, वन लाइनर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हमें बहुत इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं होती है। वन लाइनर होता है, फटाफट बस हमें पढ़ते चलना होता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्ट सैटरडे की बात करें दोस्तों तो अर्बन गबरू यानी एक तरीके से ये ग्रूमिंग कंपनी है, ठीक है, मेंस ग्रूमिंग कंपनी है और अर्बन गबरू इनसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, किसे, सूर्य कुमार यादव को बनाया है, ठीक है। अर्बन गबरू ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो सूर्य कुमार यादव को बनाया है। पूर्वोत्तर के पुलिस महानिदेशक का 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां पे दोस्तों, तो असम के जो राजधानी है अगरतला में 27वां सम्मेलन आयोजित किया गया, किसका, पुलिस महानिदेशकों का, पूर्वोत्तर के। वही बात करें अभी हाल ही में देखा जाए फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा किया, किसने, सेबेस्टियन वेटल के द्वारा किया गया है, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इसे किसको इस साल सम्मानित किया गया, तो संपादक विष्णु त्रिपाठी जी को सम्मानित किया गया। वही बात करें आरमैक्स स्टार्स इंडिया लव की तरफ से जारी मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार्स की लिस्ट में सबसे शीर्ष पे कौन रहा है, सामंथा रुथ प्रभु, ठीक है। ये जो एक्ट्रेस है साउथ की, ये आरमैक्स स्टार्स इंडिया लव की तरफ से एक मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार्स की लिस्ट जारी की, जिसपे टॉप पे देखा जाए तो सामंथा रुथ प्रभु जी रही, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। वीडियो को थोड़ा मैं शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ, टाइम टेकन रहता है तो मैं देखती हूँ आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन दोस्तों जहाँ पे जो चीजें बताई जा रही है वो बताई जा रही हैं। चूंकि ये जो वीडियो होती है वो पीसीएस लेवल तक के या सिविल सब जो एग्जाम तक को ध्यान में रख के बनाया जाता है, इसलिए हर एक चीज को ध्यान में आपको रखा जाए, हर एक चीज को पॉइंट बताया जाए। वन लाइनर बता के निकल जाना बहुत बहादुरी नहीं होती है, फैक्ट्स बता देना बहुत बहादुरी नहीं होती है। ये आजकल क्वेश्चंस के भी नेचर बदल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें इन डेप्थ जाना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आपको सच में सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा इन डेप्थ में जाइए, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।